हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं जो अभी परीक्षा हुई है हाल ही में, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा वार्षिक परीक्षा 2023-24 27 तारीख में समापन हुई है। ठीक है बच्चों, तो हम अब ये जो नई सीरीज लेकर आए हैं, प्रश्न पत्र हल, जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं कक्षा 6, 7, 8 के, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और आपको ये सामान्य ज्ञान और आगामी परीक्षा और अपना आकलन करने के लिए काफ़ी हद तक सहयोग या मदद करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम इस कड़ी में जो लेकर आए हैं पेपर, वो है कक्षा 7 का और विषय सामाजिक विषय। ठीक है, मतलब सामाजिक विज्ञान, और जिसको हम SST भी बोलते हैं। और इसमें SST में इतिहास, भूगोल मतलब हमारी पृथ्वी जीवन, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र वगैरह आते हैं। ठीक है बच्चों, और इससे क्या होगा, हम जान पाएंगे कि हम कहाँ गलती कर चुके हैं और आगे ये गलती ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। और आज जो हम पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं, ये अभी बताया है हमने, ये कक्षा 7 का प्रश्न है और विषय है सामाजिक विषय या विज्ञान। ठीक है, और पूर्णांक कितना था, ये 50 नंबर का पेपर था। और इसके लिए समय कितना था, समय था इसका 2.5 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, 2.5 घंटे इसका समय था। और ये क्या है, वार्षिक परीक्षा 23-24। ठीक है, और ये बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल है कक्षा 1 से 8 तक द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, उसका ये प्रश्न पत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य मतलब ज़रूरी है, सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। और जो सबसे पहले प्रश्न दिए गए हैं वो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स बच्चों, और प्रश्न नंबर 1 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 1 में पढ़ेंगे, सही विकल्प लिखिए, सही विकल्प लिखिए। और ये कितने का है, ये है 10 नंबर का। ठीक है, ये 10 नंबर का है और 10 ही प्रश्न हैं, मतलब एक प्रश्न 10 नंबर का, एक प्रश्न 1 नंबर का है और टोटल 10 प्रश्न 10 नंबर के हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, इस पहले प्रश्न के कै का। ठीक है, और पहले प्रश्न का कै है, प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल है। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है, लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा होती क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो एक होती है संसद, क्या होती है, संसद। ठीक है, संसद। अब संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक लोकसभा, ये जो यहाँ पर प्रश्न में है, और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, अच्छा जैसे अभी चुनाव भी होने वाले हैं, तो वे लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है देश का। ठीक है, तो यहाँ पर कार्यकाल पूछा है, मतलब कि कितने साल तक वो
शासन करता है, कितने काल तक कार्य करता है, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा का कितने साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का, ठीक है। और जो संसद का दूसरा सदन है वो क्या है, राज्यसभा। क्या है दूसरा सदन, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। ये कितने साल का होता है, ये 6 साल के लिए, ठीक है, और ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो अब हम ऑप्शन में देख लेंगे 5 कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का। तो हमारा उत्तर ये सही है, ठीक है। और ये 6 किसके लिए सही है, यदि राज्यसभा पूछता, ठीक है, ये इसका है, ठीक है। 7 वर्ष किसी का भी शासनकाल नहीं है, और ना ही 8 वर्ष किसी का शासनकाल है, ठीक है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या नेता हो, ठीक है। या तो 5 होता है या 6 होता है, ठीक है। मोस्टली 5 ही होता है अधिकतर का, लेकिन कुछ पद हैं ऐसे कुछ, ठीक है, जैसे विधान परिषद और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, और लोकसभा कार्यकाल कितने का होता है, 5 साल, ठीक है। मतलब ये इसमें लोकसभा में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किन से बनता है, जिसे हम बोलते हैं ना MP सांसद, उनके जब वे जीतते हैं और उनसे मिलाकर जिनकी भी पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं, उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं ख का पर्सन है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा है यहाँ पर, यह पर्सन कहाँ से है, पहला भी और दूसरा भी, ये दोनों पर्सन नागरिक शास्त्र के हैं, ठीक है, नागरिक शास्त्र के, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब संविधान सभा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा किसे कहते हैं, संविधान सभा बनी क्यों, ठीक है, संविधान बनाने के लिए बनी थी, देश को चलाने के लिए, जब भारत देश आज़ाद हो गया, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों। देखिए, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, केवल 2 दिनों के लिए बनाए गए थे। 9 दिसंबर को बनाया, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। अब 2 दिन रहे हैं, 9 और 10 दिसंबर। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया अस्थाई, कब, 11 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन में क्या नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है। तो जब सच्चिदानंद नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या है सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पहली बात। यदि यहाँ पर आता अस्थाई या अस्थाई अध्यक्ष, तब भी हमें देखकर ऑप्शन देखना पड़ता, क्योंकि अस्थाई कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, तो एक प्रश्न हो रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और गया में देखेंगे, प्रश्न गया में सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया, ठीक है। अब प्रश्न है सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया, ठीक है। सतनामी क्या था, एक संप्रदाय, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कब विद्रोह किया, 1672 में, ठीक है, 1672 ईस्वी में, ठीक है। अब हमें यदि ध्यान से पढ़ा होगा कि 1672 ईस्वी में किसका शासन चल रहा था, यदि आपको पता हो किसका चल रहा था,
1658 से 1707 तक कौन रहा? 1658 से 1707 तक कौन रहा? औरंगजेब। तो उसका सही उत्तर क्या है? औरंगजेब। अब सतनामियों ने इसके विरोध में क्यों किया विद्रोह? क्योंकि एक किसान की हत्या कर दी थी लाठी से, ठीक है, उसी के विरोध में, ठीक है, उसी के विरोध में सतनामियों ने औरंगजेब के खिलाफ 1672 ईस्वी में क्या किया? विद्रोह किया, ठीक है, उसके खिलाफ युद्ध लड़ा, ठीक है। और उस युद्ध का क्या नाम था? उस विद्रोह का क्या नाम था? कहाँ लड़ा गया? ये मथुरा के पास एक जगह है, नारनौर, ठीक है, ये नारनौर का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ हुआ? तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन द, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है, और यह बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अंग, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, ये तीनों इतिहास से चल रहे हैं, ये भी इतिहास से, ये भी इतिहास से और ये भी इतिहास से, ठीक है। और पहले दो किससे आए थे? नागरिक शास्त्र से, ठीक है। तो ये 5वां प्रश्न है, 5वें में तीसरा इतिहास से, ठीक है। चलिए, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में चुना, ठीक है, द्वितीय राजधानी के रूप में चुना, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक कौन थे? ये तुगलक वंश के दूसरे शासक थे। इनका क्या नाम था पूरा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और ये सबसे पढ़े लिखे, दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे शासक थे, लेकिन सबसे असफल, मतलब सफलता नहीं मिली। इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, सिक्के चलाए, बहुत सारे काम किए, लेकिन कोई भी कार्य इनका सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो इनका एक बहुत बड़ा काम होता है, क्या है? राजधानी परिवर्तन। और इन्होंने क्या किया? दिल्ली के स्थान पर राजधानी किसे बनाया? देवगिरी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, जय पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है। अच्छा, तो इसका उत्तर क्या है? बालू का स्तूप या टिब्बा, ठीक है। बालू का मतलब जो रेत और मिट्टी हवा द्वारा, मतलब पवन उड़ाकर ले जाती है और उसका एक डब्बा बना देती है, एक स्तूप सा बना देती है, ऊंचा ढेर कर देती है, तो उसे कहते हैं बालू का स्तूप, ठीक है। डेल्टा नदी बनाती है और ये भी नदी बनाती है, ऋषि भी, ठीक है। और ये किससे? ये भूगोल से है प्रश्न, मतलब हमारी पृथ्वी नहीं, हमारा भूमंडल, क्योंकि हम कक्षा 7 का कर रहे हैं ना, तो हमारा भूमंडल, ठीक है, हमारा भूमंडल विषय से है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 6, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, जलधारा का संबंध है, ठीक है। अब गल्फ स्ट्रीम, अब देखो, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। अब ये जलधारा क्या होती है? बच्चों को ये भी काफ़ी कुछ समझ में नहीं आता है। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, देखो, जलधारा होती है जो समुद्र में है, उसमें अलग से ही धाराएं चलती हैं, ठीक है। और कुछ तो ठंडी होती हैं और कुछ गर्म होती हैं, ठीक है। ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये कहाँ पर चलती है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में चलती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे।
अच्छा, अगला देखते हैं। ये भी भूगोल से ही है और ये भी भूगोल से ही है। चलिए पहले से देखते हैं। जयपुर सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल निम्न महाद्वीप में स्थित है। अब ये पूछा है कि कालाहारी और सहारा दो मरुस्थल हैं, ये किस महाद्वीप में है? मरुस्थल किसे कहते हैं? जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मरुस्थल पढ़ाया भी है, जहाँ पर भूमि अधिकतर उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है, और जहाँ कांटेदार वृक्ष होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है? और सहारा, ठीक है, और सहारा और कालाहारी, ठीक है। मैंने बच्चों को पढ़ाते ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, ट्रिक भी बताई थी कि इसमें भी हार है, ये रहा हार, और इसमें भी हार है, ठीक है, हार हार, ठीक है। और जब हार कैसी होती है? फ्री का, मतलब फ्री का, और सफलता मेहनत से, और हार फ्री की होती है, ठीक है, मैंने बताया था ना ये। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल 64 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है ये सहारा, ठीक है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। और ये जो कालाहारी है, कालाहारी मरुस्थल, ये दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और इस पे कालाहारी मरुस्थल पे एक जनजाति रहती है, बुशमैन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। और महाद्वीप कितने हैं दुनिया में? 7, ठीक है। और भारत किस में है? एशिया महाद्वीप में, ये वाला एशिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अब ये पूछा है कि ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है, मतलब ज्वालामुखी से कौन सा पर्वत बना हुआ है उसको बताइए, ठीक है। मतलब ये उदाहरण का मतलब है कि उसका नाम बताइए, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत, और ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं? जो ज्वालामुखी के कारण पर्वत बन जाते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटा, लावा बना, और लावा निकलकर बहुत दूर तक और ऊंचाई तक फैल गया, और वो क्या बन गया? फिर जमकर शांत हो जाएगा जब ठंडा हो काफ़ी समय में, तो वो एक पर्वत का रूप ले लेगा, ठीक है। ये हमने बताया भी था अपनी क्लास में बच्चों को कि पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। इनमें अंतर भी बताया है, इनकी आकृतियाँ भी बताई हैं, इनके उद्गार के कारण भी बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। अब जैसे हिमालय है, तो हिमालय किसका उदाहरण है? ये प्लेटों से निर्मित हुआ है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। तो हिमालय तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद है मोना लोआ, ठीक है। यह मैंने ट्रिक भी बताई थी बच्चों को। तो लोआ, लोआ मतलब लावा, यदि मात्रा हटा दे तो हम क्या बन जाएगा? लावा, ठीक है। अब लावा किससे निकलता है? लावा निकलता है ज्वालामुखी से, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी से ही निकलता है लावा। तो मुंह से लावा निकल गया, मतलब मोना लोआ, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण क्या है? मोना लोआ, ठीक है। और ये किस देश में है? ये है USA, ठीक है, मतलब अमेरिका में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी इस तरीके, तो 1 घंटे काफ़ी समय की बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी इसको कवर करता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, और इसमें है वायुमंडल में, और ये भूगोल का भी है, पर्यावरण का भी है, और ये विज्ञान का भी है।
ये मल्टीपल सब्जेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? केमिस्ट्री से भी संबंधित है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में 78% गैस पाई जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितनी है? 21, ठीक है। हीलियम अन्य में आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी है? ये 0.04%, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या है? वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? 78%, नाइट्रोजन, ठीक है। और 21% हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अब ये तो थे बहुविकल्पी प्रश्न जो 10 प्रश्न थे और 10 नंबर के थे, ठीक है बच्चों। एक प्रश्न 1 नंबर का था बहुविकल्पी। इनमें से बहुविकल्पी मतलब एक ऑप्शन छांटना था जो सही था और वो लिखना था अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। केवल एक शब्द में दीजिए, ठीक है। इसमें केवल एक शब्द लिखना, ठीक है। एक लाइन भी नहीं लिखनी है, एक शब्द लिखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इन्हें जल्दी जल्दी से कर लेते हैं कवर। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। ये 2 का क्या है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, बनने के लिए न्यूनतम आयु, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब ये पूछा कि यदि किसी ने भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? जैसे वोट के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष। तो यहाँ पर पूछा है, तो ठीक है, आपके एक शब्द में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। मतलब 35 साल का वो व्यक्ति होना चाहिए जिसे राष्ट्रपति बनना है, ठीक है। 35 वर्ष मतलब 35 साल का वो भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है, ठीक है। चलिए, अब जैसे प्रश्न आया कि प्रधानमंत्री के लिए कितनी है? 25, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिर क्योंकि ऐसा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए, हम अगला पढ़ना देखते हैं। है संविधान सभा, ठीक है, की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। अच्छा, वहाँ पूछा था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बहुविकल्प में। यहाँ पूछा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, संविधान सभा थी, इसकी 22 समिति थी। 22 कितनी? लगभग 22 समिति थी, 22, ठीक है। 22 समिति के आसपास समितियाँ थी संविधान सभा की। उनमें से एक समिति का क्या नाम था? प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। इसका नाम दूसरा है ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष पूछा है, चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप का मतलब हो किसी भी चीज़ का खाका तैयार करना, नक्शा बनाना। जैसे हम मकान बनाते उसका नक्शा तैयार करना, कहाँ क्या क्या चीज़ होगी सारी, ठीक है। प्रारूप किसी भी चीज़ का रूप तैयार करना, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न गए हिजरी संवत, ठीक है, का प्रारंभ कब हुआ या कब माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? 622, ठीक है, 622, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 622 ईस्वी। अगला है लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। अब ये 2 प्रश्न नागरिक शास्त्र के, पहला और दूसरा, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही फिर ये वाला और ये वाला, ये तीनों इतिहास से है। अब अगला देखते हैं, लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है। अब ये पूछा है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब लाख बख्श के नाम से जब आप गुलाम वंश पढ़ोगे तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको कहा जाता है क्योंकि वो उदार व्यक्ति था और लाखों का दान करता था, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? लाख बख्श, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है।
गुलाम वंश का संस्थापक, और मोहम्मद गोरी का गुलाम। ठीक है, चलिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था गुलाम? इल्तुतमिश, जिसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ये प्रश्न। मुगल कालीन एक प्रसिद्ध गायक, ठीक है, का नाम लिखिए। मुगल कालीन, मुगल काल का एक सिंगर बताना, गायक बताना, ठीक है, संगीतकार बताना। तो कौन है? तानसेन। ये ग्वालियर के थे। क्या है इनका नाम? तानसेन। ठीक है, तानसेन, ये थे तानसेन। ठीक है, चलिए। और ये अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत का क्या नाम है? पृथ्वी कितनी परत है? 3 परत है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? भूपर्पटी। क्या नाम है? भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से कवर करना है। चलिए अब अगला देखते हैं। 6, वायु दाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? ठीक है, अब जो वायु दाब को मापता है, तो आपको ये पता होना चाहिए वायु दाब किसे कहते हैं? एयर प्रेशर। ठीक है, और उसे अब हम किससे मापते हैं? जैसे हर एक चीज़ का मापक होता है ना, मेजरमेंट, कि जैसे कपड़ा भी हम किससे मापते हैं? ठीक है, जल हम किससे मापते हैं? तो इस तरीके से जैसे शरीर का तापमान हम थर्मामीटर से मापते हैं, तो उससे वायु दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर, ये बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका चक्रवात का नाम पूछा है, तो मेक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक है, ये मेक्सिको कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? इनग्रिड। ठीक है, इनग्रिड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाली किसी एक आदिवासी जनजाति का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका नाम है एक्सिमो। ठीक है, एक्सिमो। ठीक है, एक जनजाति है। ठीक है, वहाँ की। चलिए अगला देखते हैं। कौन से ग्रह को नीला ग्रह, ठीक है, भी कहते हैं? ठीक है, कौन से ग्रह को? ग्रह कितने हैं? 8। और नीला ग्रह किसको कहते हैं? 8 में से पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को, जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 35 शब्दों में लिखिए। ठीक है, 35 शब्दों का मतलब है कि 3-4 लाइन में उत्तर आपको देना है। कम से कम 3 और अधिकतम 4 लाइन। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में हम यदि 8-10 शब्द लिखते हैं तो 8 चौक 32। ठीक है, यदि 10 लिखते हैं तो 3.5 लाइन। ठीक है, तो आप अब पहला प्रश्न देखेंगे इसमें। और ये कितने नंबर का है? एक प्रश्न 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का। पहला है, उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं? ठीक है, उपभोक्ता होता है जो उपभोग करने वाला होता है। ठीक है, अदालत किसे कहते हैं? मतलब ये है, उपभोक्ता अदालत होती है जो उपभोक्ता मामले होते हैं उनसे संबंधित अदालत को उपभोक्ता अदालत कहते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा, ठीक है, एक अदालत है और इसमें जितने भी उपभोक्ता संबंधी मामले हैं वे निपटाए जाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता का मतलब है कोई भी जो प्रोडक्ट है हमने ख़रीदा, मानने की बात है वो प्रोडक्ट हमने ख़रीद लिया और वो था 50 रुपये का या 5000 का,
और हमसे झूठ बोलकर 10,000 ले लिए, तो अब हम केस कहाँ करेंगे, मतलब केस कहाँ करेंगे, शिकायत कहाँ करेंगे हम उपभोक्ता अदालत में। ठीक है, वहाँ पर हमारा केस चलेगा और उसके बाद हम जीत जाएंगे तो हमें 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया, ठीक है, तो हमने यूज भी नहीं किया और वो ख़राब हो गया, तो था वो 10,000 का, तो हमें 10,000 रुपये का भुगतान कौन करेगा, उसकी शिकायत हम कहाँ करेंगे और केस कहाँ फाइल करेंगे, उपभोक्ता अदालत में। ठीक है, तो जितने भी उपभोक्ता संबंधी मामले हैं, ठीक है, सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता अदालत उनको निपटाती है। ठीक है, उसे ही उपभोक्ता अदालत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए। ठीक है, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, और खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल रहा, 30 साल बस केवल। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए। प्रश्न ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्या करना था कि वस्तुओं के मूल्य क्या करती है, निर्धारित करती है। मतलब कि जैसे पेन है तो 5 रुपये की होगी। ठीक है, हर एक वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया। ठीक है, उसने क्यों किया ऐसा, क्योंकि वो व्यक्तियों को और सैनिकों को, लोगों को और सैनिकों को कम खर्च में अपना काम चलाने के लिए प्रयास कर रहा था। मतलब यह बाजार नियंत्रण नीति थी, और बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत वो ये चाह रहा था कि राज्य पर कम भार पड़े, सैनिकों को कम पैसा देना पड़े। और जब कम पैसा कब देना पड़ेगा, जब में कम खर्च पैसा करेंगे। ठीक है, और कम खर्च पैसा कब करेंगे, जब वस्तुओं का रेट एक निश्चित हो जाएगा। मानने की बात है, पेन है 5 रुपये की और ले रहे हैं 10 रुपये, कोई फिक्स रेट नहीं है, कोई 50 रुपये में भी पेन को बेच रहा है, तो वहाँ पर सैनिक अधिक खर्च करेगा और वो और भी मांग करेगा पैसे की। तो वो अपना खर्चा कम करने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए अपने राज्य का, अपने अलाउद्दीन खिलजी ने जो वस्तुएं थी उनका कर निश्चित कर दिया। ठीक है, मूल्य रेट, जिससे सैनिकों और लोगों को कम पैसा देना पड़े और में भी कम खर्च करें। ठीक है, ये इसका कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म 1627 ईस्वी को हुआ था, जन्म शिवाजी का। ठीक है, और कहाँ हुआ था, ये हुआ था पुणे के पास शिवनेर का एक दुर्ग था। क्या था, शिवनेर का एक दुर्ग मतलब किला। ठीक है, शिवनेर का किला पुणे के पास। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ग्रह। पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा बस हमको इसमें ऐसे लिखना था कि पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल होती है, जो भी बल लगता है, उसे आंतरिक बल कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के बाहरी हिस्से में भी हलचल होती है, जिस कारण ज्वालामुखी, चक्रवात, तूफान, ठीक है, या भूकंप आदि आते हैं। ठीक है, यही आंतरिक बल है। पृथ्वी के आंतरिक बल से मतलब है पृथ्वी के अंदर का बल। बस इतना लिखना था, ये 3-4 लाइन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो इसमें लिखते हैं, सदाबहार वन वे वन होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिनकी पत्ते कभी नहीं गिरते हैं, और ये वन काफ़ी ऊंचे होते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो भी इन तक नहीं पहुंचता है, इनके जड़ तक। ठीक है, बहुत ही घने घने वृक्ष होते हैं, तो उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और इनका जो दूसरा नाम है वो है
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और ये भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे उसके मध्य रहते हैं। मतलब ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ अधिक गर्मी होती है और जहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसमें लिखना था। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 वाला। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 75 शब्दों में लिखिए। ठीक है, कितने शब्दों में लिखने हैं? 75 शब्दों में। ठीक है, हाँ, मतलब कि 10-12 लाइन में लिखने हैं, मतलब एक पेज में। चलिए, अच्छा, पहला है मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या तरीका था? इसमें 4-5 अंतर बताने थे। ठीक है, जैसे मौसम। ठीक है, मौसम क्या होता है? मौसम लघु प्रक्रिया है। ठीक है, और जलवायु क्या है? दीर्घ प्रक्रिया। ठीक है, मौसम बदलता रहता है जबकि जलवायु काफ़ी समय बाद बदलती है। ठीक है, मौसम यदि 30 साल तक रह लेता है एक ही, तो वो जलवायु हो जाता है। ठीक है, यदि कहीं की जलवायु एक बार बार बदल रही है तो उसे मौसम कह देते हैं। ठीक है, और जो ये होता है मौसम से ऋतुएं बनती है और ऋतुओं से जलवायु। ठीक है, इस तरीके से होता है। और मौसम पल भर में बदल जाता है जबकि जलवायु नहीं बदलती। ठीक है, यह निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर ही बदलती है। ठीक है, और जलवायु का अल्प रूप क्या होता है? मौसम, और मौसम का दीर्घ रूप जलवायु। ठीक है, इस तरीके से ही इनमें अंतर है। ठीक है, मौसम बदलता रहता है। जैसे कह देते हैं ना कि आज तो बहुत अच्छा मौसम है, आज तो गर्म मौसम है, आज ठंडा मौसम है, लेकिन जलवायु नहीं है। जलवायु का मतलब है उसका पूरे मौसम का औसत। ठीक है, पूरे मौसम के औसत को क्या कहते हैं? जलवायु। कि इस क्षेत्र का यह मौसम रहता है तो इसकी जलवायु कैसी है? गर्म। जैसे भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंध, मतलब गर्म जलवायु। ठीक है, चलिए अगला है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, प्रजाहित के लिए कौन कौन से कार्य किए? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये फिरोज शाह तुगलक कौन है? तुगलक वंश का प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा शासक। ठीक है, अब इससे पहले कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा, प्रश्न भी आया है। उसने कई काम किया, सांकेतिक मुद्रा भी चलाई, राजधानी परिवर्तन भी किया। ठीक है, तो उसके कुछ भी सफल नहीं रहा। ठीक है, लेकिन ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये बहुत ही अच्छा शासक था और इसने बहुत ही लोकहित के कार्य किए। ठीक है, लोकहित और प्रजाहित किए। ठीक है, तो इसने क्या क्या काम किए? इसने क्या किया? इसने कृषि की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, इसने नहर बनवाई। ये लिख देंगे नहरों का निर्माण, इस तरीके से लिखना था इसमें प्रजाहित के कार्य। जैसे नंबर 1 नहरों का निर्माण। ठीक है, नहरों का निर्माण। ठीक है, निर्माण। अच्छा, इससे पहले ये भी लिख सकते थे हम कि कृषि हेतु या सिंचाई हेतु या कृषि की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। ठीक है, अब ये इसमें लिख देते कि कौन कौन सी नहर बनवाई? यमुना नहर, ठीक है, सतलज नहर, इस तरीके से 1-2 आदि नहरों का निर्माण करा जिससे कृषि अच्छी हुई, उन्नत हुई। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या काम किया उसने? जो बंजर भूमि उससे जो प्राप्त राजस्व प्राप्त हो रहा था
उसने धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। ठीक है, जो बंजर भूमि थी धार्मिक और शैक्षिक मतलब धर्म के काम में और पढ़ने लिखने के काम में शैक्षिक, ठीक है, कार्यों में लगाए। ठीक है, तीसरा क्या काम किया उसने? तीसरा काम किया उसने कई नगर बनाए, कई नगर स्थापित करवाए, जैसे जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद। ठीक है, अब ये जो जौनपुर था जोना खां के नाम पर बनाया था, जोना खां। ठीक है, अच्छा उसने और क्या करा प्रजा के लिए? उसने सराय बनवाए, जलाशय बनवाए, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल बनवाए, बगीचे भी बनवाए, बाग बनवाए और पुलों का भी निर्माण किया, जैसे आज के समय में क्या होते हैं हाईवे। ठीक है, और जो टूट फूट गए थे हाईवे उनकी क्या करी? मरम्मत करवाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना इसके, सराय, जलाशय, अस्पताल, हॉस्पिटल वगैरह और बाग बगीचे और फूलों जो पुल थे वे बनवाए, हाईवे और उनकी मरम्मत भी करवाई। ठीक है, अच्छा उसने क्या किया? उसने एक विभाग भी बनाया, उस विभाग का नाम था दीवाने खैरात। ठीक है, दीवानी खैरात। तो विभाग क्या काम करता था? उसमें जो विधवाएं थी, अनाथ थे और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। ठीक है, आर्थिक सहायता, जो विधवा थी, अनाथ बच्चे थे, लड़कियां थी, उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। ठीक है, और क्या किया इसने किया कि जो सरकारी खर्च था, ठीक है, उस पर योग्य वैद्य और दवाइयाँ मतलब औषधियाँ और भोजन दिए जाने की व्यवस्था भी की। ठीक है, इसने सरकारी खर्च पे जो वैद्य का मतलब डॉक्टर, ठीक है, और औषधि मतलब दवाइयाँ, ठीक है, और भोजन दिए जाने की भी व्यवस्था की। और इसने एक और काम करा, ने रोजगार कार्यालय बनवाया। अब रोजगार कार्यालय क्या था? बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए। ठीक है, ये सर्वप्रथम इसने बनाया। ठीक है, तो ये इसके इतने महत्वपूर्ण कार्य थे, 6-7 ये कार्य लिख देंगे, बस आपकी पूरी लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपका ये पेपर था, ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया है और आप मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए कितने गलत। ठीक है बच्चों, आपका ये पेपर उम्मीद है अच्छा गया होगा। तो चलिए फिर हम आगे नेक्स्ट मतलब अगले प्रश्न पत्र को हल करने के लिए जब लाएंगे तब मिलेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयां प्राप्त करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।